इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और इस डिफेंस इंडस्ट्री को कॉपी करने वाला सिर्फ एक ही इंडेक्स फंड है, जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो आइए डिटेल में रिव्यू करते हैं इस फंड को। तो शुरुआत करते हैं फंड की डिटेल से। तो ये एक नया फंड है जो कि लॉन्च होगा 24 जून को और जिसका एनएफओ पीरियड है 13 जून से लेकर 24 जून। ये फंड सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी का है जिसे मैनेज किया जा रहा है स्वप्निल और राकेश शेट्टी द्वारा। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी इस इंडेक्स में सिर्फ वो स्टॉक्स होते हैं जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं। फंड टाइप है ओपन एंडेड, तो आप जब मन चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को रिडीम भी कर सकते हैं। आगे बात करें प्राइस की, तो फंड के एक यूनिट का प्राइस होगा 10 रुपीज। मिनिमम एसआईपी और लमसम अमाउंट रह सकता है आपका 500 रुपीज। तो आइए जान लेते हैं फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंस रेशियो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है यानी ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है, इस वजह से एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के कंपैरिजन में काफी कम रहेगा। एग्जिट लोड 1% का है, वो भी 15 डेज में, यानी कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आज करते हैं और विद इन 15 डेज उसे रिडीम करते हैं, सिर्फ तब आपको एग्जिट लोड देना होगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। आगे बात करें टैक्स की, तो इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको अपने कैपिटल गेन्स के ऊपर एसटीसीजी टैक्स और एलटीसीजी टैक्स जैसा भी एप्लीकेबल होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। अब हालांकि ये एक एनएफओ है, पर ये एक इंडेक्स फंड भी है, यानी कि ये निफ्टी डिफेंस इंडेक्स को बिल्कुल कॉपी करेगा, तो इस वजह से इसके रिटर्न्स और इंडेक्स के रिटर्न लगभग बराबर ही रहेंगे। तो ये भले ही नया फंड है, पर जो भी रिटर्न इंडेक्स ने दिए होंगे कुछ वैसे ही रिटर्न आपको इस फंड में भी मिलेंगे। तो हमने पिछले डाटा निकाला है इस इंडेक्स का जिसे ये फंड कॉपी करने वाला है, और उसने पिछले एक साल में 177% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 89.5% के ईयर ऑन ईयर रिटर्न और 5 साल में 55.5% के, और सिंस इंसेप्शन 38% के ईयर ऑन ईयर रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा है। वोलेटिलिटी की बात करें तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी जो कि एक साल में 26.2%, 3 साल में 24% और 5 साल में 26%। तो ये तो रिटर्न थे परसेंटेज में, पर आइए देख लेते हैं कि अगर आपने इस फंड में एसआईपी या लमसम की होती तो आपको क्या अमाउंट मिलता। तो अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम लगाए होते तो वो 3 साल में 2.6 लाख हो जाते, 5 साल में 5 लाख और 10 साल में 25 लाख हो जाते। और अगर आपने इसमें 5000 की एसआईपी की होती तो आपके पास 3 साल में अमाउंट होता 3.1 लाख, 5 साल में 7.6 लाख और 10 साल में 45.9 लाख का। वहीं जो 5000 की एसआईपी नहीं करना चाहते या किसी छोटे अमाउंट के साथ एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपने इसमें 2500 की एसआईपी की होती और 10% का स्टेप अप किया होता, यानी हर साल बीतते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाते, तो 3 साल में आपके पास होते 1.7 लाख, 5 साल में 4.4 लाख और 10 साल में 29 लाख। पर ये जो हमने रिटर्न बताए ये थे इसके पिछले परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और पिछले परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। पर क्योंकि ये एक सेक्टर फंड है और अगर हम उस सेक्टर का एनालिसिस करें तो हम कुछ अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये सेक्टर आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा। तो चलिए एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं डिफेंस सेक्टर का। तो सबसे पहले बात करें एक्सपेंडिचर की, तो इंडिया नंबर 4 पे आता है पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, और ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2014 में हमारा डिफेंस बजट था 2.1 लाख करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 2018 में 3.5 लाख करोड़, 2020 में हो गया 4 लाख करोड़ और 2023 में हो गया 5 लाख करोड़ का, और जो कि 2024-25 तक हो जाएगा करीबन 7 लाख करोड़ का। पर भले ही हम स्पेंडिंग बढ़ाते जा रहे थे, पर हमारा डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर अभी भी कमजोर था, क्योंकि इस डिफेंस बजट का बड़ा चंक बाहर विदेशों में जा रहा था, जैसे कि रशिया, फ्रांस और यूएसए में, और हमारे पैसे से वहां की डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जिसे अब बदला जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग 1000 मिलिट्री इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, और ये बैन फर्दर एक्सटेंड होगा टू 4600 इक्विपमेंट्स बाय द एंड ऑफ 2027। अब जब हम इतने सारे इक्विपमेंट्स पे बैन लगा देंगे तो इससे होगा ये कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी होगी, जिस वजह से सारा फायदा हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को होगा, और उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही ट्रैक कर रहा है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, जिसे ये फंड कॉपी करेगा। और इस इनिशिएटिव के रिजल्ट दिखने भी लगे हैं, क्योंकि हमने कई डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट भी किए हैं, जैसे डॉर्नियर 228, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, और एम है कि इंडिया अपना इंपोर्ट 70% से कम कर लेगा। अब ये जो पैसा है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जाएगा, पर वो कौन सी कंपनी से जिसमें जाएगा वो अभी हम देखेंगे एसेट एलोकेशन के जरिए। पर पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को। तो ब्रीफली इन रेशियोज को जरा समझ लेते हैं। तो पी रेशियो बताता है कि आपने 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो ज्यादा पी रेशियो यानी ज्यादा महंगा स्टॉक। हालांकि एक और चीज पी रेशियो से पता चलती है कि इन्वेस्टर्स का उस स्टॉक को लेके क्या पर्सपेक्टिव है। अगर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि स्टॉक फ्यूचर में जाके काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो आज उसे महंगे पी पे खरीद लेता है। तो इस फंड का पी रेशियो है 58.72,
फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कितने डेविएट कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन है 25। फिर है प्राइस टू बुक रेशियो, तो ये आपको बताता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्योंकि पी रेशियो ज़्यादा है, जिस वजह से आपको पीवी रेशियो भी हाई ही मिलेगा। फिर है डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की। तो सबसे पहले इन कंपनीज के सेक्टर्स को देखें तो सिर्फ 2 ही सेक्टर से ये कंपनीज निकल के आती हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल्स और कमोडिटीज। आगे मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को सेग्रीगेट करें तो सबसे हाई प्रोपोर्शन है लार्ज कैप का विद 42.4%, फिर है स्मॉल कैप कंपनीज विद 37.5% और सबसे कम है मिड कैप कंपनीज विद अप्रॉक्स 20%। अब चलिए जान लेते हैं वो एग्जैक्टली कंपनीज हैं कौन सी। तो चलिए टॉप 10 होल्डिंग्स को देखें तो सबसे बड़ा चंक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, जो कि मैन्युफैक्चर करती है तेजस फाइटर जेट, चेतक हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अतुल्य लाइट वेट लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और ड्रोन डिटेक्टर रडार मैन्युफैक्चर करती है। आगे है सोलर इंडस्ट्रीज, भारत डायनेमिक्स और कोचिन शिपयार्ड, जो कि मेंटेन करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंक्स को। फिर आगे है मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, जो कि शिप और सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर है एस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, फिर है डाटा पैटर्न्स, जो कि रडार सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और एमटार टेक्नोलॉजीज। अब ये जितने हमने टॉप 10 होल्डिंग्स बताई आपको, ये सभी मिलके 95% ऑफ द फंड की वैल्यू को होल्ड करते हैं। यानी देखा जाए तो मेजरली आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ इन्हीं 10 कंपनीज में होगी। तो इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इतने डिस्कशन के बाद बात ये आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं और सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी कि पहले तो ये कैटेगरी बहुत रिस्की है, ऊपर से इस फंड का पोर्टफोलियो भी बहुत कंसंट्रेटेड है और ये सेक्टर हैवली डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। तो अगर आगे चल के गवर्नमेंट में कुछ चेंजमेंट होते हैं तो इसका असर आपको इस फंड में देखने को मिल सकता है। बाकी पूरे एनालिसिस से दिखता है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा हैवली इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। तो ये था हमारा फंड एनालिसिस। साथ ही हमने कई और कैटेगरीज के लगभग 50 से भी ज़्यादा फंड्स को ऐसे ही रिव्यू और कंपेयर किया है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे की बातें होंगी इन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।